हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। अब हम लोग ना एपोप्टोसिस के प्रोसेस देखेंगे कि एक बार सेल को डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है तो सेल एक तरह से प्रोग्राम करके अपने आप को डेथ प्रोसेस के अंडर कैरी ऑन करती है। ठीक है, तो अलग अलग सेल डेथ पैटर्न्स होते हैं। एपोप्टोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया। तो हमने बेसिक डिफरेंसेस पहले लेक्चर में देख लिए थे एपोप्टोसिस के ओवरव्यू में कि एपोप्टोसिस, हाउ इज एपोप्टोसिस डिफरेंट फ्रॉम नेक्रोसिस। तो अब एपोप्टोसिस बेसिकली कि अगर मान लो ये सेल है, ठीक, और इस सेल को डैमेज पहुंच रहा है, ठीक है, और इतना डैमेज हो गया कि ये सेल अब रिपेयर होने लायक नहीं बचा। तो ये सेल क्या करेगा कि डेथ की तरफ जाने लगेगा। तो डेथ की तरफ जाने के लिए ये क्या प्रोसेस यूज़ करेगा? एपोप्टोसिस यूज़ कर सकता है, नेक्रोसिस यूज़ कर सकता है। कि ओरिजिन क्या है इस पर डिपेंड करेगा। फिजियोलॉजिकल डिजनरेशन ऑफ सेल हो रहा है तो एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, एपोप्टोसिस के बाद सेल डेड हो गया है, तो इसके बाद क्या मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग होगी, वो बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं। अब एपोप्टोसिस को मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स क्या हैं उनको समझने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होते हैं प्रोसेस। ठीक, तो बेसिकली एपोप्टोसिस को, एपोप्टोसिस के जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स हैं, ठीक, वो दो तरह से क्लासिफाइड है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ एपोप्टोसिस। तो पहला हम लोग देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलो या एक्सट्रिंसिक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊं, ये इसका बायफॉस्फोलिपिड लेयर हो गया, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब मान लो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है बेसिकली, तो ऐसा प्रोसेस है कि बेसिकली रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को कैरी आउट करने के लिए सेल के पास कुछ डेथ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, तो उनको हम लोग डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड भी बोलते हैं। कभी कभी एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम लोग डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड डेथ प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ठीक है, ये एक रिसेप्टर हो गया हमारा फॉर एग्जांपल। ठीक, तो अब रिसेप्टर है तो इसका मतलब एक लाइगेंड भी होना चाहिए। तो लाइगेंड बाइंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये लाइगेंड इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तो क्या करता है ना कि जो इसके अगल बगल और भी जो डेथ रिसेप्टर्स हैं उनको भी वो अपने साथ खींच लेता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, ट्राइमराइजेशन हो रहा होता है। इस प्रोसेस को ट्राइमराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये जो डेथ रिसेप्टर्स होते हैं, एक बार ये लाइगेंड बाइंड करेगा इस डेथ रिसेप्टर से तो क्या होगा कि आसपास के और भी जो डेथ रिसेप्टर्स हैं उन्हें सिग्नल मिलेगा, तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको ट्राइमराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर इंट्रासेलुलर इसका जो पार्ट डोमेन होगा इस रिसेप्टर का, वो एक्टिवेट करेगा अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ। ये हमारे हो गए डेथ लाइगेंड्स। ठीक, ये हमारे हो गए डेथ रिसेप्टर्स। ठीक, अब ये जो हमारे लाइगेंड्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे डेथ लाइगेंड लगा है। अब रिसेप्टर की फैमिली बहुत बड़ी एक फैमिली है। ठीक है, इसके अंदर ये जो एक सुपर फैमिली होती है
ये सुपर फैमिली एक बहुत बड़ी सी फैमिली है रिसेप्टर्स की, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो उनमें से कुछ रिसेप्टर्स हमें बस ध्यान में रखने हैं। एक तो हो गया फास, ठीक। अगला हो गया टीएनएफ, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, एक सुपर फैमिली ऑफ डेथ रिसेप्टर्स है। उनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट फास है और टीएनएफ रिसेप्टर है। तो अगर रिसेप्टर फास रहेगा तो लाइगेंड का नाम हो जाएगा फास लाइगेंड, ठीक है। और अगर टीएनएफ रिसेप्टर रहेगा तो टीएनएफ लाइगेंड। तो उस तरह से ये प्रोसेस होगा, ठीक है। एक बार ये डेथ रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो अंदर सिग्नल जाएगा इन एडेप्टर मॉलिक्यूल्स को। तो इन एडेप्टर मॉलिक्यूल्स को भी एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो एक बार एडेप्टर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है ना, तो जो इनका इंट्रासेलुलर डोमेन है ये भी एक्टिवेट हो जाता है। और इस प्रोटीन, इस एंजाइम को पकड़ के ये लोग इसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने का ये मतलब हुआ कि ये इनएक्टिव इसलिए है कि ये जो एंजाइम है इसके ऊपर एक पेप्टाइड लगा होता है, या एक प्रोटीन का एक वो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल लगा होता है। तो इस वजह से इसका ये जो मुंह खुला होता है ना, तो ये बंद रहता है। तो अगर मैं इस चेन को, पेप्टाइड चेन को यहाँ से डिलीट कर दूं, ठीक है, रिमूव कर दूं, तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंजाइम इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, इस इनहिबिटिंग चेन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। एक बार ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो दो चीज़ होती है, ये एंजाइम्स खुद एक दूसरे को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब अगर एक एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो ये अगले एंजाइम का, अब अगले एंजाइम का जो इनहिबिटिंग चेन होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो अगला एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स अब एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हमें। तो बेसिकली एक रिकैप कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस क्या है? एक रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे, ठीक है। रिसेप्टर मीडिएटेड मतलब डेथ रिसेप्टर, तो उसके लिए डेथ लाइगेंड भी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, फास्ट लाइगेंड हो गया, टीएनएफ लाइगेंड हो गया। तो इनके बाद जब ये डेथ रिसेप्टर्स अपना एक्टिवेट हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, ट्राइमराइजेशन होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिसेप्टर ट्राइमराइजेशन होगा। उसके बाद अडेप्टर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, और वंस अडेप्टर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होगा तो उनका इंट्रासेलुलर जो डोमेन है, उनका जो डोमेन है वो कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो इनहिबिटिंग चेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जो इनएक्टिव एंजाइम को, एक्टिव एंजाइम को इनएक्टिव रखती हैं। तो एक बार ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये एक दूसरे की भी इनहिबिटिंग चेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक बार एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो बेसिकली क्या है, दो काम होते हैं। एक काम तो ये हो गया कि अगल बगल के और भी जो एंजाइम्स हैं अपने ही जैसे, उनकी इनहिबिटिंग चेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दूसरा स्टेप ये है कि ये क्या करते हैं, ये लोग एक अलग ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के ग्रुप्स हैं हमारे एंजाइम्स के, एक ग्रीन वाले जो बनाए हैं और एक रेड पिंक वाले बनाए हैं। तो ये भी इनएक्टिव से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बेसिकली इनके ऊपर भी एक इनहिबिटिंग चेन होती है, ठीक, प्रोटीन चेन। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ये अगर मेरा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक, इस डीएनए स्ट्रैंड के अंदर एक एमिनो एसिड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टेट।
ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला एंजाइम मैंने बनाया है, या कोई भी एंजाइम है बेसिकली, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स को एस्पार्टेट बहुत पसंद है। ठीक है, ये लोग इस डीएनए स्ट्रैंड में जहाँ जहाँ एस्पार्टेट होगा वहाँ जाके लाइसिस करेंगे, वहाँ जाके काटेंगे इस डीएनए स्ट्रैंड को। ठीक है, तो बेसिकली एक सीजर मॉलिक्यूल है जो एक डीएनए स्ट्रैंड पर एस्पार्टेट को आइडेंटिफाई करके वहाँ कट लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंजाइम एस्पार्टेट स्पेसिफिक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे ये मेरा एंजाइम है, ये जो एंजाइम है इसके जो कटिंग वाला जो पार्ट है ना, जो जाके इस डीएनए स्ट्रैंड में एस्पार्टेट वाली जगह कट करेगा, इसमें यहाँ पे सिस्टीन के रेजिड्यूज लगे होते हैं, सिस्टीन रेजिड्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये एंजाइम के पास सिस्टीन अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं और ये एस्पार्टेट स्पेसिफिक है। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ से ये सी वर्ड उठा लो, ठीक, और यहाँ से ASP उठा लो। ठीक, एंजाइम है तो एंड में क्या लगेगा, एज लगेगा। ठीक, इस एंजाइम का नाम है कैस्पेस। तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम दिया गया है कैस्पेस। सी से इसका ये मतलब हुआ जो इसका कटिंग वाला पार्ट है ना, वहाँ पे सिस्टीन के रेजिड्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, सिस्टीन एमिनो एसिड, और ये एस्पार्टेट स्पेसिफिक होता है तो ASP वहाँ से उठा लिया। एज इसलिए लगा है क्योंकि ये एंजाइम है। तो इन सारे एंजाइम्स की फैमिली का क्या नाम है, कैस्पेस। इसका मतलब एपोप्टोसिस क्या है, कैस्पेस डिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, कैस्पेस एक्टिविटी या कैस्पेस स्पेसिफिक। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि कैस्पेजेस को एक्टिवेट करना है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो। ठीक है, एक बार एपोप्टोसिस के एक्सट्रिंसिक पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट कर देंगे तो आगे एक कॉमन फाइनल पाथवे आएगा जो कि कैस्पेज होगा। ठीक है, तो एक बार कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं ना, अब ये जो ग्रीन वाले मैंने यहाँ बनाए हैं मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, ये ग्रीन वालों को इनिशिएटर कैस्पेस बोलेंगे। ठीक, और ये जो पर्पल वाले यहाँ पे बनाए मैंने, इनको बोलेंगे एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। ठीक है, एक इनिशिएट कराएगा प्रोसेस को और दूसरा काम करेगा। ठीक, तो एक तो फंडा ये समझ में आ गया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में किस तरह से कैस्पेजेस एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और बेसिकली बाद में मैं बताऊंगा कि कौन से कैस्पेजेस ह्यूमन रिलेटेड हैं, कौन से एनिमल रिलेटेड हैं, कौन से इनिशिएटर कैस्पेजेस होते हैं, कौन से एग्जीक्यूशनर होते हैं। ठीक है, एक बार ये जो यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो जाता है ये वाला कैस्पेस, ये जो फाइनल एग्जीक्यूशनर कैस्पेस है, तो ये तीन चीज कर सकता है। एक तो ये डीएनएजेस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर मेरा ये डीएनए स्ट्रैंड है तो इस डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के लिए जो एंजाइम्स लगेंगे उनको एक्टिवेट कर सकता है ये कैस्पेस। ठीक है, उसके बाद साइटोस्केलेटन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको भी डैमेज कर सकता है ये। ठीक, और उसी तरह से न्यूक्लियस को भी ये डैमेज करेगा। तो इसका मतलब ये तीन चीज कर रहा है। ये कैस्पेस एक्टिवेट हुआ, एग्जीक्यूशनर कैस्पेस, ये तीन मॉलिक्यूल्स को कहो या इसके तीन स्टेप्स हैं। पहला डीएनएजेस को एक्टिवेट करना, मतलब जो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक, दूसरा साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म के प्रोटीन्स हैं जो उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो न्यूक्लियर मटेरियल है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस का आर्किटेक्ट है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बेसिकली कैस्पेस के तीन प्रोसेस हो गए अल्टीमेटली जो हमने देखे। एक तो ये हो गया कि डीएनए एक्टिवेट करना है, ठीक, उसके बाद साइटोस्केलेटन डिस्ट्रॉय करना और न्यूक्लियस। बेसिकली चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो, अल्टीमेटली एक फाइनल कॉमन पाथवे एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हम लोग को कि किस तरह से कैस्पेजेस एक्टिवेट होने के बाद क्या कर। तो बेसिकली इनिशिएटर कैस्पेजेस जो ग्रुप्स हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की,
ये एक्सट्रिंसिक पाथवे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो इनिशिएटर कैस्पेजेस होंगे वो बेसिकली 8 या फिर 10, ठीक है, 8 एनिमल्स में और 10 ह्यूमंस में, ठीक। तो एक बार ये जो इनिशिएटर कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं, ये फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। हमारे एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस कौन कौन से हैं? 3, 6 और 7, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस? हमने डिस्कस किया था कि 3 चीज़ें करेगा। डीएनए काटने के लिए डीएनएजेस को एक्टिवेट करेगा, साइटोस्केलेटन डैमेज करेगा और न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियस को भी डैमेज करेगा। तो ये जो मैंने एक डीएनए यहाँ बताया है यहाँ पे, तो बेसिकली डीएनए एक ऑक्टामर मॉलिक्यूल के चारों तरफ बाइंड करके अरेंज किया गया है, ठीक है। इस ऑक्टामर मॉलिक्यूल को हम लोग बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ है। इनको बोलते हैं हिस्टोन पॉलीमर, ठीक है, या फिर हिस्टोन के जो ऑक्टामर होते हैं। तो हिस्टोन्स क्या है? एक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑक्टामर के फॉर्म में अरेंज्ड हैं और उसके चारों तरफ डीएनए को बाइंड करके बनाया गया, ठीक है। तो जहाँ पे डीएनए बाइंड करके हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब बात रही जो लिंकर डीएनए है, ठीक है। लिंकर डीएनए जो होता है वहां पे ये डीएनएजेस काम करते हैं, वहां पे ये कट करेंगे। तो इसका मतलब ये डीएनए स्पेसिफिक है या फिर डीएनए लिंकर के यहाँ जाके डैमेज करेंगे, ठीक है। तो एक बार ये डैमेजेस क्रिएट हो गए ना एक्सट्रिंसिक पाथवे में, तो क्या होगा कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये बल्ज आउट करेगा, ठीक है, इस तरह से। और इसमें ये डीएनए के जो हमारे स्ट्रैंड्स बने ये होंगे, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स होंगे और जो भी साइटोप्लाज्म थोड़ा बहुत है वो इस तरह से पैकेज करके बाहर निकालेगा, ठीक है। अब एक बार ये पैकेज हो जाएगा ना, तो बाहर से क्या आएगा? बाहर से एक सेल आएगा, ठीक है। अब ये मैक्रोफेज हो सकता है, मोनोसाइट हो सकता है, जो भी है, ठीक। वो क्या करता है कि एक बार ये डिटैच हो जाएगा ना, इसके अंदर ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, न्यूक्लियर डैमेज है, ठीक। तो क्या करेगा कि बहुत सारे ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स ये मैक्रोफेज इसके सरफेस पे लगा देगा, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो अंदर वाली साइड से बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये एक वेसिकल के शेप में ये जो एक्सोसाइटोसिस होके एक बैग निकलेगा, एक सैक निकलेगा इस सेल का, वो जो इनर साइड मेम्ब्रेन पे थे वो अब बाहर एक्सप्रेस होने लगेंगे। यही मॉलिक्यूल्स इस मैक्रोफेज को अलर्ट करके बुलाएंगे कि आ जाओ भाई, हमें फेगोसाइटोस कर लो, हमें खा लो, हमें डिस्ट्रॉय कर दो। तो ऐसे में ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऑप्सोनिन्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्सोनिन बेसिकली एक काम है, क्या काम है कि किसी सेल को टेस्टी बनाना। अब ये जैसे मेरा एक पार्ट निकल के आया, अब मैं इस बैग को टेस्टी बनाऊंगा ताकि इस मैक्रोफेज को, ये मैक्रोफेज इसे इनगल्फ कर सके, ठीक है। तो उसी तरह से इसके पास भी रिसेप्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो एक बार मैक्रोफेज को ये बाइंड करेगा, इसको फेगोसाइटोस कर लेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा और इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यही जो बॉडी मैंने बनाई है यहाँ पे, इसको एपोप्टोटिक बॉडी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे बैग्स निकलेंगे इस सेल में से और ये सेल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसको एपोप्टोटिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आप लोग को ये जो पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे था, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि ऑप्सोनिन्स में क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्सोनिन्स में कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक। इंट्रिंसिक, जो सेल मेम्ब्रेन के इंट्रिंसिक पार्ट के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक बार ये एपोप्टोटिक बॉडी बन गई ना, तो माइक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडी है, ये हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, वायरल हेपेटाइटिस। अगर वायरल हेपेटाइटिस हुआ है किसी को, तो वो लीवर में हुआ है। लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। हेपेटोसाइट्स के अंदर एपोप्टोटिक बॉडीज जब बनना शुरू हो जाएंगी, जब डिस्ट्रॉय होने लगेंगी सेल्स एपोप्टोसिस के थ्रू, तो उन हेपेटोसाइट्स के जो एपोप्टोटिक बॉडी हैं उनको हम लोग बोलते हैं काउंसिलमैन बॉडीज। और ये माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है क्योंकि हमें ये बॉडीज, एपोप्टोटिक बॉडीज देखने को मिलती हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली हेपेटोसाइट्स के जो एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगे उन्हें काउंसिलमैन बॉडीज बोलते हैं, लेकिन इन केस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रिंसिक पाथवे देखेंगे और फिर हम दोनों पाथवेज को कंपेयर करेंगे कि कहाँ से फाइनल कॉमन पाथवे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।